हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट मीन्स कि भारतीय संविधान के इस मॉडल पेपर का काफी लंबे समय से आप लोग इंतजार कर रहे थे और काफी लंबे समय से मैं भी कोशिश ही कर रहा था कि इसके आईएमपी क्वेश्चंस निकाले जाए, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो एग्जाम 2024 के लिए जो भी क्वेश्चन मुझे आईएमपी लगे, इंपॉर्टेंट लगे, उन्हें मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही प्रकार के कंटेंट में आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं। उन सभी दोस्तों, देखिए क्लास को स्टार्ट करूं उससे पहले मैं 2 मिनट लूंगा आप लोगों के मात्र, ताकि आप लोगों की कंफ्यूजन पूरी तरह से दूर हो जाए, कोई कंफ्यूजन ना रहे। नहीं तो बाद में फिर वही कमेंट की प्रॉब्लम रहती है आप लोगों की, ठीक है ना। और प्रॉपर रूप से कमेंट का रिप्लाई ना मिल पाता है, लेकिन एग्जाम ये जाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, अगर नए छात्र हो आप तो एक बात ये अच्छे से समझ लीजिए कि जो भी मॉडल पेपर मैं आपको प्रोवाइड करता हूं, ये कोई एक दिन में तैयार किया गया मॉडल पेपर नहीं होता है और ना ही कोई पुराने क्वेश्चन पेपरों का निचोड़ होता है। मैं भी ये भी स्पष्ट रूप से बता दूं, मेरी जो एक स्ट्रेटजी है जिसके माध्यम से मैं आपको आईएमपी क्वेश्चन प्रोवाइड करता हूं, और ये आप जो है ना किसी भी चीज को मत देखिए, आप जाइए जो मैंने पुराने मॉडल पेपर यहाँ पर यूट्यूब पर दिए हैं आप लोगों को, उनकी कमेंट देखिए। जब बच्चे एग्जाम देकर के आते हैं तो उनकी कमेंट पढ़िए कि उसमें वो क्या टाइप करते हैं। 90+% क्वेश्चन भेजते हैं इस मॉडल पेपर के, इसलिए बिल्कुल निश्चिंत होकर के, जो मैं अगर पहले तो मैं क्वेश्चन देता ही नहीं हूं आईएमपी, और जब प्रोवाइड करता हूं तो 100% कॉन्फिडेंस के साथ में प्रोवाइड करता हूं, ताकि आप लोग आसानी से उसको करके और अपने एग्जाम को दे पाए। अब देखिए, ये जो सेशन है ये उन बच्चों के लिए तो है ही जो पूरे साल भर से मेहनत कर रहे हैं, ताकि जो आपने पढ़ा है ना, अब अगर एग्जाम नजदीक आ चुके हैं तो अब उसको छोड़िए, जो पढ़ लिया है सो पढ़ लिया। अब जो मात्र मैं 15 प्रश्न ये वाले देने वाला हूं, उन 15 प्रश्नों पर बार बार रिविजन लगाना चालू कर दीजिए। और दूसरे पक्ष में मैं उन बच्चों को बोलना चाहूंगा कि जिन्होंने अभी तक भारतीय संविधान वाली सीरीज फर्स्ट ईयर के अंतर पढ़ी ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, तो उनके लिए विशेष सलाह है मेरी कि ये जो 15 प्रश्न दे रहा हूं और 10 प्रश्न में आखिरी में लघुत्तरीय प्रकृति के भी देने वाला हूं, जो 10-10, 15-15 लाइन के आंसर होते हैं उनके, वो भी देने वाला हूं। तो मात्र इन प्रश्नों को पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ में पूरे फोकस्ड होकर के पढ़ लीजिए। मैं गारंटी से बोल सकता हूं दोस्तों कि आप एग्जाम से उदास होकर के नहीं आएंगे, क्योंकि ये प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। क्लियर है? तो आइए शुरू करते हैं। अच्छा, इसके अलावा यदि एग्जाम में आपके टाइम है तो आप लोग जो है ना, यदि आप अन्य अभी चूंकि फर्स्ट ईयर में हैं तो सेकेंड या थर्ड ईयर में भी आओगे आप लोग एग्जाम के बाद भी, तो उसके लिए अभी से तैयारी कीजिए। प्लेलिस्ट को एक बार विजिट करना, यहां पर आकर के इसी प्लेटफॉर्म की प्लेलिस्ट में जाना और वहां पर देखना, तो आपको आपके सभी सब्जेक्ट, जितने भी बीए में सब्जेक्ट है ना, वो सारे सब्जेक्ट देखने को मिल जाएंगे और पूरे विस्तार से फुल डिटेल के साथ में पढ़ाया गया है मेरे ही द्वारा। उनको आप इजीली देख सकते हैं, चूंकि यहां पर मैंने भारतीय संविधान, ये आप देख पा रहे हैं, भारतीय संविधान को भी पढ़ा है, जिसका मैं मॉडल पेपर आज आपको देने वाला हूं। तो इस सीरीज में आपको आज के क्वेश्चनों के सभी आंसर मिल जाएंगे इस पूरी सीरीज में। तो ये पूरे विस्तार से फुल डिटेल के साथ में पढ़ाया गया है मेरे द्वारा। तो सभी क्लासेस, अगर आपके समय है तो इन क्लासेस को देखिए, प्लेलिस्ट को एक बार जरूर विजिट करना। जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर अन्य जगह नहीं मिल पा रहे, वो सारे सब्जेक्ट आपको यहाँ पर, और फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, कोई चार्जेस नहीं है, कोई फीस नहीं है। नोट्स भी फ्री में दिए जा रहे हैं आपको, लेक्चर भी पूरे विस्तार पूर्वक। आइए शुरू करते हैं। तो लेते हैं भारतीय संविधान के 15 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। 15 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला क्वेश्चन है इसमें, भारत के संवैधानिक विकास की विवेचना कीजिए। अब ये दोस्तों, ये तो बस समझ लीजिए कि आप एग्जाम चाहे 24 में दे रहे हो या 34 में दे रहे हो, जब तक संविधान, भारतीय संविधान का सब्जेक्ट आपके सिलेबस में है, इस क्वेश्चन को कोई नकार नहीं सकता है। संवैधानिक विकास आपसे पूछा ही पूछा जाता है, याद रखिएगा। तो संवैधानिक विकास कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट को आप जो है इस क्वेश्चन को अच्छे से पूरे विस्तार से पढ़ करके जाइएगा। आगे बढ़ता हूं, और ध्यान रखिए, जब भी मॉडल पेपर प्रोवाइड करता हूं मैं आप लोगों को, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं बल्कि क्वेश्चन की टर्म को पकड़ना सीखिए। यदि आपने क्वेश्चन की टर्म को पकड़ लिया ना, तो क्वेश्चन चाहे किसी भी भाषा में आपके सामने आ जाएगा, आप एक ही बार रीडिंग में पकड़ लोगे उसे। अन्यथा एग्जाम में क्या होता है, क्वेश्चन को ही पढ़ने में 5 से 10 मिनट निकाल देते हो आप लोग, समझ ही नहीं आता, और फिर आंसर राइटिंग भी कहां जानी थी कहां जा रही होती है। तो ये गलती मत कीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की निर्माण प्रक्रिया। क्या टर्म है यहां पर, निर्माण प्रक्रिया। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो मेकिंग प्रोसेस है, मेकिंग प्रोसेस क्या थी, किस तरह से भारतीय संविधान बना था,
संविधान सभा के माध्यम से। तो संविधान सभा से आपको इसकी स्टार्टिंग करनी है, वो किस तरह से बनकर के तैयार हुआ था, ठीक है, ये सारी कहानी इसमें आपको समझाना है। अथवा में है भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोतों का उल्लेख कीजिए। तो यहां पर क्या रिसोर्सेस रहे हैं, इनके सोर्सेस क्या रहे हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेस क्या रहे हैं, इस पर आपको फोकस करना है, ठीक है। तो दो क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको 3 टर्म दे चुका हूं। अब चूंकि जो स्रोत जो है संविधान की निर्माण प्रक्रिया के तत्व ही है, इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जब आप निर्माण प्रक्रिया पढ़ोगे संविधान की, तो स्रोत अपने आप उसमें पढ़ने को आएंगे। क्लियर है? तो इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो 2 प्रश्न में 2 टर्म में आपको दे चुका हूं, संविधान का विकास, डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और रिसोर्सेज या सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सोर्सेस मतलब मुख्य स्रोत या निर्माण प्रक्रिया। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। क्या कहा गया है? प्रस्तावना, प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। अथवा में है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के मुख्य लक्षण एवं विशेषताएं बताइए। अब यार देखिए, इतने तो आप में भी जो है कॉमन सेंस है कि जब मैंने एक ही शब्द में कह दिया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना की विवेचना कीजिए, तो जब संविधान प्रस्तावना की आप विवेचना करोगे तो उसमें उसके जितने भी पक्ष होंगे वो सभी आप अपने आप ही लिखना ही होगा उसमें, कि प्रस्तावना क्या होती है, प्रस्तावना का अर्थ क्या है, प्रस्तावना के लक्षण क्या है, प्रस्तावना के तत्व क्या है, प्रस्तावना की विशेषता क्या है, ये सारे तथ्य उसके अंदर आ जाएंगे। और अथवा में स्पेशली कहा गया है आपसे कि संविधान की प्रस्तावना के लक्षण एवं विशेषताओं को लिखिए, फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आपको इसके अंदर लिखना है। बात समझ आई ना? तो इस तरह से टर्म पर फोकस करना, क्वेश्चन की भाषा पर कभी मत जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन की भाषा हमेशा परिवर्तित होकर आती है। आइए एक और अजूबा है आपके सामने, देखिए बहुत प्यारा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 4 है, जितना बड़ा होता है उतना ज्यादा अच्छा होता है, यह भी याद रखिएगा। क्या प्रश्न कह रहा है? भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? मौलिक अधिकार। तो यहां मेन टर्म क्या है? मेन टर्म पर फोकस करो, क्या है? मौलिक अधिकार। अब चूंकि मौलिक अधिकार किसको दिए गए हैं? भारत के नागरिकों को। तो प्रश्न क्या बोल रहा है कि भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को दिए जाने वाले मौलिक अधिकारों की विवेचना कीजिए, संक्षेप में वर्णन कीजिए। विस्तार में वर्णन करोगे तो एक संविधान बनकर तैयार हो जाएगा, संविधान का भाग 3 पूरा लिखा जाएगा। इतना तो कर नहीं पाएंगे हम लोग, तो संक्षेप में वर्णन करना है, 3-4 पेज में आपको लिख के देना है उसको। क्लियर है? तो जितने भी मौलिक अधिकार है उन सभी मौलिक अधिकारों को आपको यहां पर उनका वर्णन करना होगा। बहुत अच्छे से पूरे विस्तार से पढ़ाया है। आई थिंक कि शायद 2 पार्ट में मैंने इस मौलिक अधिकार वाला सेशन लिया है, ठीक है ना। इसी प्लेटफॉर्म पर, इस प्लेलिस्ट में जाओगे आप तो मिल जाएगा आपको। क्लियर है? भारतीय संविधान के नाम से मिलेगा, BA फर्स्ट ईयर भारतीय संविधान के नाम से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से। क्लियर है? तो सिटीजन्स को, इंडियन सिटीजन्स को प्रोवाइड किए गए फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं, ये आपको इस क्वेश्चन के अंदर बताना है। अथवा में दिया गया है कि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का संक्षिप्त परिचय दीजिए, ये तो सेम है ऊपर वाले प्रश्न का। आगे है आलेख की सीमाओं की व्याख्या कीजिए, आलेख की सीमाओं की व्याख्या कीजिए। अब इसका मतलब क्या हुआ? तो देखिए भाषा थोड़ी सी घुमाई कि हमारा मस्तिष्क पूरा घूम गया, लेकिन डरने की जरूरत क्या है? अगर मौलिक अधिकार पढ़े हैं तो मौलिक अधिकारों के पीछे का जो पार्ट होता है ना, वो भी आपने पढ़ा होगा। मौलिक अधिकार का मतलब हुआ कि संविधान के द्वारा नागरिकों को अधिकार कौन से दिए गए हैं, और सीमाओं की बात की गई तो उन अधिकारों के पीछे सीमाएं कौन सी रखी। जैसे मान लो कि हमारा एक मौलिक अधिकार है रोड पर चलना, तो हम रोड पर चलने का अधिकार रखते हैं, रोड पर डांस करते हुए चलने का अधिकार नहीं रखते। क्यों? रोड पर अगर आप डांस करते हुए चलोगे तो दूसरे लोगों को आपत्ति होगी, उसमें उनका भी तो मूल अधिकार है रोड पर चलना, तो उनके अधिकार में आप बाधा डालोगे। तो इस प्रकार की कुछ लिमिटेशंस ऐड कर दी गई है उसमें, और उन्हीं को कहा गया है सीमाएं। बात समझ आई ना? तो ये मौलिक अधिकार बताना है, और मौलिक अधिकारों के साथ में कौन कौन सी लिमिटेशंस दी गई है, उन लिमिटेशंस के बारे में भी आपको यहां पर बताना होगा। बात समझ आई? और अथवा में देखिए क्या पूछा गया है कि भारत में नागरिकों को प्राप्त सभी अधिकारों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, और सभी अधिकारों का वर्णन करते हुए संवैधानिक उपचार अधिकार का महत्व बताइए। क्या कहा गया है? ध्यान समझना दोस्तों इस प्रश्न को। क्या बोला गया है? इस प्रश्न का कहने का अर्थ सिंपल है कि आपको सभी मूल अधिकारों के बारे में बताना है। पहली टर्म तो ये है, ठीक है, सभी मूल अधिकारों के बारे में बताना है। उसके बाद क्या करना है आपको? उसके बाद में उन मूल अधिकारों में एक अधिकार है संवैधानिक उपचार का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
तो वो अधिकार स्पेशल है मूल अधिकारों में, तो उस अधिकार को थोड़ा सा विस्तार से बताते हुए उसके महत्व भी बताने हैं। ठीक है ना। तो ये तीन प्रश्न है एक ही, किस पर टिका हुआ है? मूल अधिकारों पर, मौलिक अधिकारों पर, फंडामेंटल राइट्स पर। और इनको अगर आपने पूरा फंडामेंटल राइट्स को पूरा कवर कर लिया ना, तो ये सब के सब उसके अंदर आ जाएंगे, समाहित हो जाएंगे। लेकिन अगर इतना नहीं भी कर पा रहे हो तो निश्चित रूप से आप जो मूल अधिकार दिए गए हैं उनको कवर कर लीजिए, उसके बाद में उसके पीछे जो लिमिटेशंस है उनको कवर कर लेना, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो दिया गया है, लास्ट वाला जो संवैधानिक जो लास्ट वाला मूल अधिकार है उसको थोड़ा और अच्छे से पढ़ लेना। दैट्स ऑल, हो जाएगा आपका काम। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 5 है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी इसको शॉर्ट में कहा जाता है। तो आपको बताना है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व निरर्थक और अनावश्यक है। क्या आप इस कथन से सहमत है? क्या आप इस कथन से सहमत है? तो बिल्कुल भी एग्जाम में सहमति नहीं बतानी है, ये बात याद रखना। क्यों नहीं बतानी है? अरे भाई, नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान में किया गया है, भले ही ये एक्टिव नहीं है, लेकिन संविधान निर्माता इतने मूर्ख नहीं थे। आप संविधान निर्माताओं से ज्यादा विद्वान नहीं हो, समझ रहे हो ना। तो उन्होंने जो सोच करके दूर तक की भारत के भविष्य का सोच करके नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में स्थान दिया था। ठीक है, तो उनके बारे में आपको यहां पर बताना है। तो इस कथन से सहमत है तो स्टार्टिंग में लिखोगे जी नहीं, हम इस कथन से सहमत नहीं हैं। और आगे जब क्वेश्चन खत्म करने लगोगे ना, तो आगे एक सलाह भी डाल दोगे। उस सलाह में क्या करोगे? इस कथन से सहमति जताते हुए कुछ 10-20 लाइनें और लिख दीजिएगा वहां पर। यदि इनको इस तरह से अगर एक्टिव नहीं किया गया तो निश्चित रूप से ये निरर्थक ही साबित होंगे। ठीक है, ये सब बताया मैंने, निश्चित रूप से बताया, सब कुछ पढ़ाया मेरे द्वारा पढ़ाया गया यहां पर। ठीक है ना। तो do you agree with the statement that the directive principles of state policy are meaningless and unnecessary? आपको बताना है मीनिंगलेस है या नेसेसरी है, अननेसेसरी है। छोड़िए, अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रकृति और उनके महत्व का परीक्षण कीजिए। अब देखिए, यदि आप इनकी प्रकृति और महत्व पढ़ लेते हो, डीपीएसपी की नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति और महत्व को अच्छे से पढ़ लेते हो, तो आपको ये प्रकृति और महत्व पढ़ने से ऊपर वाले प्रश्न का आंसर अपने आप समझ आ जाएगा कि आपको सहमति जतानी है या नहीं जतानी है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। लोकसभा के स्पीकर के कार्यों और शक्तियों की विवेचना कीजिए। अब यहां पर आपकी मेन टर्म है लोकसभा का स्पीकर। डिस्कस द फंक्शन एंड पावर ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, तो लोकसभा के स्पीकर के बारे में आप पढ़ोगे, उसी तथ्य में कार्य और शक्तियों के बारे में पढ़ लीजिए। जितनी शक्तियां होगी उतने ही वो कार्य कर पाएगा। अथवा में दिया गया है कि लोकसभा का अध्यक्ष शक्ति एवं सम्मान का प्रतीक है। शक्ति एवं सम्मान का प्रतीक है, समझाइए कैसे। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, कुछ भी डिफिकल्टीज नहीं है। अगर अभी तक आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा ना, तो थोड़ा सा हो सकता है क्वेश्चनों को समझने में प्रॉब्लम आ रही हो, लेकिन यदि आपने एक बार भी संविधान को पढ़ा होगा तो निश्चित रूप से ये सारे प्रश्न आपको बहुत ही इजी लग रहे होंगे, बहुत आसान लग रहे होंगे। वो लगता है कि हाँ, ये सब कुछ हमने पढ़ रखा है। लेकिन अगर बिल्कुल अभी तक खुल के नहीं देखा होगा आप लोगों ने, क्योंकि बीए में कुछ ऐसे विद्वान पहले ही बन जाते हैं आकर के। पहले ऐसे कुछ स्टूडेंट होते हैं जो है ना, एग्जाम के जस्ट हम लोग कसम खा के बैठे होते हैं कि नहीं एग्जाम आएगी, उसके 2 दिन पहले ही हम तो किताब उठाएंगे। टाइम ही कहाँ उन लोगों के पास में, टाइम नहीं होता है ना। वो तो एक तरह से बीए करके बीए पर एहसान कर रहे हैं कि भाई हम ग्रेजुएट होना है, दैट्स ऑल, इसके अलावा कुछ नहीं। छोड़िए यार, भारतीय संसद की विधायी प्रक्रिया। संसद की विधायी प्रक्रिया मतलब ये हुआ कि संसद जो है कानून कैसे बनाती है। किसी भी कानून को पास करना होता, बनाना होता तो कैसे बनाती है, तो प्रोसेस बतानी है। यहां पर आपको पार्लियामेंट की लेजिस्लेटिव प्रोसेस बतानी है। लेजिस्लेटिव प्रोसेस क्या होती है इसके बारे में आपको समझाना है। इसी प्रकार से अथवा में होगा संसद के विधि निर्माण की प्रक्रिया की विवेचना कीजिए। कानून बनाना दैट मीन्स की विधि का निर्माण करना, एक ही प्रश्न है।
बात समझ आई ना। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 है, राज्य विधानसभा के संगठन एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए। अब दोस्तों ध्यान सुनिएगा, मैं हर प्रश्न हर सेशन में, संविधान के सेशन में रिपीट करता हूं, इस बात को बार बार आपके दिमाग फिट करने का प्रयास करता हूं। संसद में जैसे हमारी लोकसभा होती है केंद्र में, उसी तरह से राज्य की सरकार में विधानसभा होती है। समझिएगा, यहां पर एक सरकार आपकी केंद्र सरकार होगी, एक राज्य सरकार होगी, ठीक है, एक थर्ड और भी होगी स्थानीय सरकार, उसको छोड़िए 2 मिनट के लिए। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार, तो जहां केंद्र में लोकसभा होती है ना, उसी प्रकार से राज्य में उसे हम विधानसभा कहते हैं, विधानसभा होती है। क्लियर है? वो जैसे केंद्र में राज्यसभा होती है, उसी प्रकार से राज्य में क्या होगी, क्या होगी, विधान परिषद। क्या होगा, विधान परिषद। इसको रट लेना, अब इस रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी यार। अगर एक दो बार आप सेशन देखोगे ना मेरे, जो मैंने पढ़ाया डिटेल में, तो अपने आप आपको दिमाग में यहां पर अपने आप छप जाएगा कि लोकसभा क्या होती है, राज्यसभा क्या होती है, राज्य विधानसभा क्या होगी, विधान परिषद क्या होगी, संसद पूरा क्या होगा, कैसे विधायी प्रक्रिया, कैसे निर्माण होता है किसी भी नीतियों का। ये सारी बातें बहुत विस्तार से और एकदम व्यवहारिक रूप समझाइए। मैंने कोई एक किताबी लैंग्वेज में आकर के या एकदम ऑफिशियली कॉलेज के टीचरों की तरह नहीं पढ़ाया है, एकदम व्यवहारिक रूप से पढ़ाया है। जैसे कि कोई अगर उस सेशनों को कोई अगर ना पढ़ने वाला बच्चा भी देखे ना, या अनपढ़ व्यक्ति भी देखेगा ना, तो उसको भी समझ आ जाएगा, इतनी आसान भाषा में, एकदम व्यवहारिक रूप से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अथवा में है, भारत में राज्य विधानसभा की रचना और कार्यों को समझाइए। तो यहां पर आपको विधानसभा के बारे में कंप्लीट पढ़ना है। विधानसभा का संगठन कैसे होता है, विधानसभा को क्या शक्तियां मिली होती है, विधानसभा की रचना या संगठन एक ही हुआ, ठीक है ना, शक्ति। अब यहां पर देखिए कितने टर्म मिल रही है आपको, विधानसभा का संगठन या उसकी रचना, विधानसभा के पास शक्तियां और विधानसभा के कार्य। और नीचे आ जाइए अथवा में, तो विधानमंडल का गठन किस प्रकार होता है। एक ही प्रश्न है, विधानसभा का संगठन, विधानसभा की रचना, विधानमंडल का गठन, एक ही है, एक ही कॉन्सेप्ट है। विधानसभा की क्या शक्तियां हैं, सेम प्रश्न है। ठीक है, 3 टर्म मिलती है आपको, विधानसभा का गठन कैसे होता है, शक्तियां क्या क्या होती है, इनके कार्य क्या क्या होते हैं, दैट्स ऑल। 3 टर्म मात्र है आपकी। प्रश्न नंबर 9 पे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों और कार्यों का परीक्षण कीजिए। भारत के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पावर एंड फंक्शंस के बारे में आपको बताना है। अथवा में प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति एक नाम मात्र का शासक है, व्याख्या कीजिए। नाम मात्र का शासक आप तभी कह पाएंगे, तब तक कह सकते हो आप भारत के राष्ट्रपति को नाम मात्र का शासक तब तक कह सकते हो जब तक आपको राष्ट्रपति के बारे में पता ना हो, जबकि संविधान में कुछ स्पेशल पावर दी गई है राष्ट्रपति को भी। तो इस बात को आप नकार सकते हो कि नहीं, ये नाम मात्र के शासक नहीं है कुछ विशेष परिस्थितियों में, लेकिन हां सामान्य परिस्थितियों में देखा जाए तो भारत के राष्ट्रपति नाम मात्र के शासक हैं। क्लियर है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अ नॉमिनल रूलर। एक्सप्लेन। अथवा में दिया गया है, भारत के राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों का वर्णन करें। संकटकालीन शक्तियों का, इमरजेंसी पावर, और यही राष्ट्रपति की सबसे बड़ी पावर है, इमरजेंसी। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, राज्यपाल की, अब राष्ट्रपति की बात की है क्योंकि केंद्र में राष्ट्रपति है, पूरे देश के शासक। उसी तरह से राज्य के शासक कौन होगा, मुख्यमंत्री नहीं होगा, कौन होगा, राज्यपाल होगा, गवर्नर जिसे हम बोलते हैं। तो गवर्नर राज्य का मुखिया होगा, राज्य का शासक होगा, जिसे हम राजा कह सकते हैं। ठीक है, तो राज्यपाल की शक्तियां, माफ कीजिएगा, राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है, उसकी शक्ति और स्थिति का वर्णन करना है। अगला है, अथवा में राज्यपाल के पद का मूल्यांकन कीजिए। भारत में राज्यपाल सामान्य तथा असामान्य किसी भी स्थिति में एक स्वतंत्र अभिकर्ता नहीं है, विवेचना कीजिए। जब राज्यपाल के बारे में पढ़ोगे आप तो आपकी सारी बातें समझ में, एक ही प्रश्न में समझ आ जाएगी, एक ही कॉन्सेप्ट में समझ आ जाएगी। चलिए प्रश्न नंबर 11 लेते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संगठन और शक्तियों का वर्णन कीजिए। सर्वोच्च न्यायालय का संगठन और शक्तियां। ठीक है, एक तरफ पूरे भारत की संसद मतलब कि सरकार, और एक तरफ सर्वोच्च न्यायालय, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय किसी के भी अधीन काम नहीं करता है। सर्वोच्च न्यायालय अपने आप में संपूर्ण है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट, ये बात आप विशेष रूप से याद रखना। तो इस कॉन्सेप्ट को पढ़ते वक्त आपको पूरे दृष्टियों को खोल करके पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से समझिएगा इसको, पूरे कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा आपको। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का संविधान के रक्षक
तथा नागरिक अधिकारों के रक्षक के रूप में वर्णन कीजिए। तो जो सुप्रीम कोर्ट है हमारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा संविधान की रक्षा की जाती है और साथ ही साथ में जो हमें संविधान के द्वारा मूल अधिकार दिए गए हैं उनकी रक्षा की जाती है, और उसी को कहा गया है नागरिक अधिकारों के रक्षक, नागरिक अधिकारों के रक्षक के रूप में। क्लियर। प्रश्न नंबर 12 है भारत में निर्वाचन आयोग, किसके बारे में पढ़ना है आपको? निर्वाचन आयोग के बारे में। निर्वाचन आयोग के बारे में पूरा कंसेप्ट क्लियर पढ़ के जाइएगा। इस बार क्वेश्चन आना ही आना है, याद रखिएगा 100% आना। क्यों? अरे भाई अभी लोकसभा के चुनाव हुए, आना ही आना ये क्वेश्चन। व्हाट इज द रोल ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या इलेक्शन कमीशन इन इंडिया? अथवा में दिया गया है भारत में निर्वाचन आयोग की संरचना एवं संगठन को बताते हुए उसके कार्यों पर प्रकाश डालिए। ठीक है ना, सेम प्रश्न है। अगला है प्रश्न नंबर 14 है प्रशासन और विधायन। प्रशासन और विधायन के क्षेत्रों में केंद्र और राज्यों के बीच स्थित संबंधों की विवेचना कीजिए। प्रशासन और विधायन के मामले में केंद्र और राज्यों के बीच में किस प्रकार के रिलेशन है, इस बारे में आपको बताना है। तो ये इसको कहां मिलेगा आपको? ये तो ये मिलेगा केंद्र राज्य संबंध वाले पार्ट में, केंद्र और राज्य संबंध। और इस वाले टॉपिक में आपको ये सारे प्रशासनिक संबंध, विधायक संबंध, ये सभी संबंध आपको देखने को मिल जाएंगे उसमें। केंद्र और राज्यों के बीच विधायी और आर्थिक संबंधों की विवेचना, विधायी और आर्थिक संबंधों की विवेचना, संविधान के आधार पर संघ तथा राज्यों के संबंधों की विवेचना। सिंपल, एकदम सिंपल प्रश्न है। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है इस सीरीज का, दीर्घ प्रकृति की सीरीज का, क्या है? 73वें संविधान संशोधन के प्रमुख प्रावधान बताइए। 73वां संविधान संशोधन, ये भूलने योग्य संशोधन नहीं है, याद रखिएगा। एक्सप्लेन द मेन प्रोविजन ऑफ द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अथवा में दिया गया है स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में, स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में 73वां संविधान संशोधन क्या था, विवेचना कीजिए। क्लियर है? तो ये 15 प्रश्न पूरा आपका पलड़ा पलट सकते हैं यदि अभी तक आपने नहीं पढ़ा कुछ भी तो। याद रखिएगा मात्र 15 प्रश्नों की तैयारी आप बेहतर तरीके से करके जाइएगा और पूरे कॉन्फिडेंस से जाओगे आप। ये 15 प्रश्न अगर आपने पूरी ईमानदारी से पढ़ लिया ना दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, जहां जहां पर मैंने मार्क किया है टर्म पर, उस टर्म पर ही आपको फोकस करना है। उनको अगर आपने अच्छे से कंप्लीट करके घर से गए ना, तो मैं गारंटी लेता हूं कि आप खुद में गारंटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद जब एग्जाम देकर के आओगे ना, तो आप खुद मजबूर हो जाओगे कमेंट करने के लिए कि सर आपके मॉडल पेपर से मुझे कितने क्वेश्चन फंसे हैं, कितने क्वेश्चन आए हैं, और आप संभवतः बोलोगे सारे क्वेश्चन में देखने को मिले थे हमें। चलिए 10 प्रश्न अब वो भी ले लेते हैं जो लघु प्रकृति के हैं। लघु प्रकृति के एक दृष्टि इन पर भी डाल के जाइएगा। 3-4 बार इनको भी पढ़ना है, रटना कुछ नहीं होता है, पढ़ना होता है, सिर्फ 3-4 बार इनको पढ़ना। एक कॉन्सेप्ट है कि भारत शासन अधिनियम 1935, जो अधिनियम आया था 1935, भारत शासन अधिनियम 1935, इसके बारे में बेहतर तरीके से पूरा विस्तार से पढ़ के जाइएगा। क्यों? क्योंकि हमारा आधा संविधान, आधे से ज्यादा संविधान इसी अधिनियम 1935 से ही भरा पड़ा है। अगला कॉन्सेप्ट है भारतीय संविधान उदार का थैला है। उदार, ये एक आलोचना के रूप में कहा गया था हालांकि, तो इस उदार के थैले को थोड़ा सा आपको समझाना है कि क्या ये कॉन्सेप्ट सही है या नहीं है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है मौलिक अधिकारों एवं राज्य के नीति निश्चक तत्वों में अंतर बताना है आपको, अंतर, डिफरेंस बताना है। ठीक है, मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर बताने हैं, अंतर पढ़ के जाइएगा। इसके अलावा है लोकसभा की विधायी और वित्तीय शक्तियां क्या क्या है। वैसे लोकसभा जब आप दीर्घ प्रकृति के प्रश्नों में पढ़ोगे तो ये कॉन्सेप्ट भी उसी में शामिल हो जाता है, उसी में जाएगा, लेकिन फिर भी स्पेशली अलग से पढ़ के जाइएगा आप लोग, एक बार और इसका रिवीजन लगा लेना। अगला कॉन्सेप्ट है भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। थोड़ा सा बड़ा कॉन्सेप्ट है ये, लगभग 1-2 पेज का देखने को मिलेगा आपकी किताबों में, लेकिन विस्तार से पढ़ लोगे ना, समझ जाइएगा कि राष्ट्रपति के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया है आप लोगों ने। तो निर्वाचन कैसे होता है इनका, मात्र ये कॉन्सेप्ट है, उसको बेहतर तरीके से पढ़ के जाएंगे आप लोग। आंसर कहां से कैसे मिलेंगे ये बताने वाला हूं, निश्चित रहे आप लोग। अगला है राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों, इमरजेंसी पावर के बारे में आपको बताना है, ये दीर्घ प्रकृति के प्रश्नों में भी है ये वाला। अगला है राज्यपाल की संवैधानिक भूमिका। राज्यपाल की संवैधानिक भूमिका क्या है, संविधान में क्या स्थान दिया गया राज्यपाल को। उच्च न्यायालय के संगठन को बताना है। अब चूंकि उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट के बारे में तो आपने दीर्घ प्रकृति के प्रश्नों में देख लिया, अब उच्च न्यायालय दैट मींस की हाई कोर्ट के बारे में थोड़ा बहुत आप लोग यहां से पढ़ के जाएंगे। केंद्रीय लोक सेवा आयोग, केंद्रीय लोक सेवा आयोग, यूपीएससी के बारे में, ठीक है ना, यूपीएससी के बारे में।
केंद्रीय लोक सेवा आयोग के कार्य बताइए। इसके अलावा स्थानीय स्वशासन के प्रमुख लक्षण बताइए। ये 10 प्रश्न आपके लघु प्रकृति के। तो इन 25 प्रश्नों का रिवीजन आप लोग लगा करके जाएंगे। जिन्होंने पूरे साल भर या मेरी सीरीज के माध्यम से मेरे साथ में तैयारी की है संविधान की, वो लोग 3 से 4 बार इसको निश्चित रूप से, जितनी ईमानदारी से आप लोगों ने मेरी क्लासेस फॉलो की है ना, उसी ईमानदारी से इस मॉडल पेपर के जो प्रश्न दिए मैंने, एक भी प्रश्न छूटा नहीं चाहिए। 3 से 4 बार कम से कम इनका रिवीजन लगाओगे आप लोग, ठीक है। और जो नए स्टूडेंट हैं उनसे भी मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों के लिए ही कि दोस्तों, यदि आपने अभी तक नहीं पढ़ा कुछ भी, या कहीं थोड़ा बहुत टुकड़े बट्टे में थोड़ा बहुत पढ़ाई की है आप लोगों ने, तो भी अब उस सबको साइड में रखिए, क्योंकि एग्जाम आ चुका है। अब इतना समय आपके पास नहीं है, क्योंकि अब अगर पढ़ने बैठोगे तो फर्स्ट यूनिट में ही आपके एग्जाम आपके नजदीक आकर खड़ा हो जाएगा। इसलिए अब छोड़िए सब कुछ और अब मात्र इन प्रश्नों की तैयारी करना प्रारंभ कर दीजिए। चाहे आपके पास में 1 दिन 2 दिन 3 दिन जितने भी दिन बचे हो, अब बेहतर तरीके से तैयारी करना इन प्रश्नों की चालू कर दीजिए। आपका जो है पेपर जो है ना सेट होगा ही होगा, याद रखिएगा। चलिए मिलेंगे अगले सेशन में, अगले सेशन में मिलेंगे। बताते रहिएगा मुझे कौन कौन सा मॉडल पेपर की किस किस सब्जेक्ट के आईएमपी की आप लोगों को आवश्यकता है, वो मैं आपको बिल्कुल देने का प्रयास करूंगा। हाँ, आंसर का मैं लास्ट में जाने से पहले और बता दूं, ये भारतीय संविधान को मैंने कंप्लीट पढ़ाया है, तो जिनको भी आंसर शीट चाहिए उन प्लेलिस्ट में जाइएगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेसिस में डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक डलवा दूंगा। कंप्लीट लेक्चरों की लिंक है। जो जो टॉपिक मैंने यहां पर बताए हैं, जो जो क्वेश्चन बताए, उन क्वेश्चनों में से उस टर्म को देखिए और लेक्चर के साथ मैच करना, और उसी लेक्चर को आप फॉलो करना, उसको समझिएगा, देखिए उसको, और उसकी डिस्क्रिप्शन में जाकर के उसकी नोट्स डाउनलोड कर लेना। तो वहां से उसके आंसर की, आपके क्वेश्चन के आंसर की पूर्ति हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा इसके कोई प्रश्न, जितने भी प्रश्न हैं उसके उत्तर आपके पास कोई सी भी किताब हो, कोई सी भी बुक हो, किसी पब्लिकेशन की सीरीज हो, या इवन की 20 भी क्यों ना हो आपके पास में, उसमें भी इसके आंसर मिल जाएंगे। लेकिन आंसर ढूंढोगे कैसे? प्रश्न सेम टू सेम प्रश्न मत ढूंढिएगा, प्रश्न की टर्म को ढूंढना, प्रश्न की टर्म को ढूंढना जहां पर मैंने हाईलाइट किया है। क्लियर है? ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं थोड़ा बहुत आप अपने मस्तिष्क का प्रयोग करके और इसके आंसर ढूंढ ही लोगे। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है आप लोगों पर। मिलेंगे अगले सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।